तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 23। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिएगा क्या बोल रहा है। भारत की आजादी के बाद भारत में कितनी बार वित्तीय आपात लगा है। हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में आपातकाल का भी चर्चा किया गया। भाग 18 अनुच्छेद 352 से 60। देखना यहाँ पे क्या, तो देखना भाग 18 ठीक है, अनुच्छेद कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, 352 से लेकर के 360 तक किस चीज का चर्चा है, तो ये चर्चा है आर्टिकल में, ठीक है। 52 से आपका 60 तक में किस चीज का चर्चा है, तो ये है आपका आपातकाल का। देखना आपातकाल नाम से लग रहा है कुछ आपका नेगेटिव सेंस दे रहा है, कुछ इस टाइप का सिचुएशन रहेगा तभी जाकर क्या होगा, आपातकाल लगेगा। संविधान में 3 तरह के आपातकाल का चर्चा किया गया। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन जिसे राजकीय आपात भी कहा जाता है, और तीसरा आपका वित्तीय आपात। यहाँ पे देखना थोड़ा, जैसे आपके हमारे संविधान में क्या हुआ है, तो 3 तरह का आपात दिया गया। पहला आपका राष्ट्रीय आपात मतलब पूरे देश में आपातकाल लग गया, कुछ इस टाइप का सिचुएशन बनेगा। दूसरा राजकीय आपात, क्या, राजकीय आपात, जिसको हम लोग और भी किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रपति शासन से, ठीक है, राष्ट्रपति शासन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये पर्टिकुलर किसी राज्य में लगता है, किसी विशेष राज्य में लगेगा तो क्या होगा कि आम जनता को पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तीसरा होता है आपका वित्तीय आपात, और एकमात्र आपात जिसका भारत में अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है, नाम से पता चल रहा है कि कोई फाइनेंशियल इशू आ जाए देश में तब जाके क्या लगेगा, वित्तीय आपात। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे देखिएगा, राष्ट्रीय आपात का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 352 में, ठीक है। राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात का चर्चा किया गया 356 में, और देखना वित्तीय आपात इसका चर्चा किया गया 360 में। एक चीज हम लोग यहाँ से सीखे कि 4 बढ़ाते जाओ, आपातकाल आते जाएगा, ठीक है। 352, 356, 360। आगे देखना राष्ट्रीय आपात कब लगेगा, जब कोई बाह्य आक्रमण हो गया हो, किसी देश ने हमारे देश पे अटैक कर दिया हो, इस टाइप का सिचुएशन बनेगा तो क्या होगा, राष्ट्रीय आपात लगेगा। राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए संसद से कितने महीने के अंदर अप्रूवल मिलना जरूरी होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 महीना, ठीक है। 1 महीने के अंदर संसद से अप्रूवल मिलना क्या होता है, जरूरी होता है, क्योंकि देश का बात है, ज्यादा दिन समय नहीं लिया जा सकता है, इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। उसके बाद 6 महीने करके बढ़ाया जाता है। पहली बार जब आपका संसद लागू करेगा कि हाँ देश में आपातकाल का स्थिति बन गया है, तो पहली बार 6 महीने के लिए लगेगा, ठीक है। उसके बाद 6 महीने के अगर 6 महीने के अंदर अगर कंडीशन सही नहीं होता है तो 6 महीने के लिए फिर एक्सपेंड किया जाएगा। उसके बाद 6 महीने के बाद फिर से स्थिति नहीं सुधरा, फिर एक्सपेंड होगा, और ऐसे कर करके अनंत समय तक के लिए लगाया जा सकता है। कब तक के लिए, अनंत समय के लिए लगाया जा सकता है। बाद में जब सिचुएशन सही होगा तब आपातकाल को रोक दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा आना, इसमें क्या बोलता है, तो इसमें कहता है कि 2 महीने के अंदर, कब तक, तो 2 महीने के अंदर संसद से अप्रूवल करवाना जरूरी होता है। 2 महीने के अंदर किसका अप्रूवल, तो संसद का अप्रूवल चाहिए, जबकि वहां क्या था, यहाँ था आपका 6 महीने के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें भी आपका 6 नहीं, यहाँ क्या था, यहाँ 1 ही महीना था, यहाँ आपका 2 महीना, गलती हो गया बोलने में। यहाँ पे क्या होगा, तो देखना 6 महीने करके यहाँ भी बढ़ाया जाएगा। पहली बार में जब लगेगा तो 6 महीने के लिए, फिर एक्सपेंड होगा 6 महीने के लिए, फिर एक्सपेंड होगा 6 महीने के लिए, ये प्रोसेस चलते रहेगा। यहाँ पर अनंत समय मतलब पता नहीं कब तक रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम, यहाँ पे आपका मैक्सिमम 3 साल, मैक्सिमम 3 साल से ज्यादा कभी भी राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में नहीं लगा रह सकता है। कितना यहाँ पे बताया, तो यहाँ पे बताया आपका मैक्सिमम 3 साल। आगे देखिएगा, जैसे और देखिएगा, राष्ट्रीय आपात भारत में कितनी बार लगा है, 3 बार। कितनी बार, 3 बार, ठीक है। कब कब लगा, तो एक बार लगा था जब चाइना से युद्ध हो रहा था 1962 में, दूसरा लगा था 1971 के लमसम में, कब, जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, और तीसरा लगा था 1975 में, जिसमें इंदिरा गांधी जबरदस्ती आंतरिक अशांति के नाम को लेकर के क्या की थी, देश में आपातकाल को लागू कर दी थी। इसमें आइएगा तो राष्ट्रपति शासन अभी तक लगभग भारत में 100 बार से ज्यादा लग चुका है। कितना, तो लगभग 100 बार से ज्यादा। सबसे पहले कब लगा, सबसे पहले लगा आपका पंजाब में, कब, पंजाब में
और कब लगा था? तो ये लगा था 1951 में, ठीक है। कब लगा था? 1951 में सर्वप्रथम। कहाँ लगा था? पंजाब में। और क्या देख सकते हैं? तो देखिएगा मैक्सिमम टाइम सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा है? तो सबसे ज्यादा बार लगा है आपका मणिपुर में। सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा? तो सबसे ज्यादा बार लगा है आपका मणिपुर में। यूपी में कितनी बार लगा है? तो यूपी में देखो यहाँ पे अच्छे से पता नहीं चल रहा, यहाँ पे लिखते हैं। मणिपुर में लगा है आपका सबसे ज्यादा बार। और कितनी बार लगा है? तो ये लगा है आपका 10 बार। जबकि बात करें यूपी में लगा है आपका 9 बार। हमारे बिहार में, तो हमारे बिहार में लगा है कितनी बार? 8 बार। और इसका डेटा पूछ लेता है कि बिहार में कितनी बार लगा। जैसे बीपीएससी का एग्जाम होगा तो आपका पीसीएस वाले एग्जाम में पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर स्टेट से पूछ लेता है, यूपी में कितना लगा? 8 बार। जबकि यहाँ पे देखिएगा वित्तीय पात, हम लोग जानते हैं वित्तीय पात नाम से पता चल रहा है कि कोई फाइनेंशियल इशू रहेगा तभी लगेगा। इसमें क्या होता है, क्या कभी हमारे देश में वित्तीय पात लगा? एक बार सिचुएशन बन चुका था। कब? 1991 में। 1991 1991 में। लेकिन मनमोहन सिंह थे उस समय, वो स्थिति को सुधार लिए थे। यहाँ पे आएगा ये, इसको संसद का अप्रूवल कब मिल सकता है या कितने दिन में मिलना चाहिए? तो 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर संसद को इसका भी अप्रूवल देना होता है। दूसरा, अब ये कब खत्म होगा ये पता नहीं। यहाँ पे सिचुएशन पता था कि पहली बार 6 महीने के लिए लगेगा, यहाँ भी सिचुएशन पता था कि पहली बार 6 महीने के लिए लगेगा, लेकिन ये कब खत्म होगा इसका अवधि कुछ भी पता नहीं होता है, ठीक है। इसको क्या होता है, आगे जाके इसको रोकना पड़ता है। मतलब देश में पैसा का स्थिति को सही करना होगा और आपका वित्तीय आपातकाल को क्या करेगा? रोकने का कोशिश किया जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। अगर सिचुएशन सही नहीं हो रहा है तो हम बढ़ाते जाएंगे एक मिनिमम टाइम के लिए, एक मैक्सिमम टाइम के लिए। जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई खास टेन्योर नहीं है कि इतने दिन तक रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर रोका जाता है, कोई मैक्सिमम अवधि इसका यहाँ पे चर्चा नहीं किया गया। एक चीज और यहाँ पे याद रखना, अनुच्छेद 356 में चर्चा किया गया कि किसी भी राज्य में जब वहां प्रशासन सही से नहीं चल रहा हो तो क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। इसका चर्चा अनुच्छेद 365 में भी है। इस चीज का चर्चा, सेम टू सेम चीज का चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 365 में भी, जो कि यही बोलता है। तो आपका आ सकता है कि अनुच्छेद 356 के अलावा और किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया? अनुच्छेद 365 में। एक चीज और देखना, अनुच्छेद 352 जब किसी भी देश में लागू होता है तो 2 अनुच्छेद और भी लागू हो जाता है। कौन कौन सा? 358 और 359। 358 आएगा तो क्या होगा, राष्ट्रपति को अधिकार दे देगा कि वो आर्टिकल 19 को छोड़कर, ठीक है, आर्टिकल 19 को क्या करेगा? खत्म कर देगा। आर्टिकल 358 क्या करता है, जैसे ही लागू होगा आर्टिकल 19 को पूरी तरह से खत्म कर देगा। जबकि आर्टिकल 300 जब आपका 59 लागू होता है, आर्टिकल 359 लागू होता है तो क्या करेगा? 20 और 21 को छोड़ देगा, 20 और 21 को छोड़ देगा। बाकी का सारा मौलिक अधिकार जो किसी भी पर्टिकुलर इंसान को मिला होता है, सारा मौलिक अधिकार खत्म करेगा। एक और समझिएगा फिर से, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय पात का चर्चा किया गया। जब भी राष्ट्रीय पात लगता है तो 2 आर्टिकल ऑटोमेटिक लागू हो जाता है, 358 359। 358 क्या करेगा? आर्टिकल 19 को खत्म कर देगा। 359 क्या करेगा? ये 20 और 21 को छोड़ देगा, बाकी सारे आर्टिकल को क्या करेगा? खत्म कर देगा। बाकी सारे मौलिक अधिकार को जो हमें और आपको मिला हुआ है क्या करेगा? खत्म कर देगा। बाकी हम लोग इसके बारे में देखें। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा? यहाँ पे क्वेश्चन था भारत की आजादी के बाद भारत में कितनी बार वित्तीय आपात लगा है? तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि भारत में एक भी बार अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? जैसे होता है ना, सरकारी पेपर निकलता है, भारत सरकार लिखा होता है, वैसे ही अलग अलग कंट्री का अलग अलग सरकार का नाम लिखा हुआ रहता होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी बुक है? यह है आपका नीदरलैंड का। कहाँ का? देखो आप याद रखना, ऑरेंज बुक जो है आपका नीदरलैंड का क्या है? सरकारी बुक। हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ और बुक्स के बारे में देखते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे बात कर रहा है ग्रीन बुक का। देखिएगा ग्रीन बुक जो है आपका किस देश का प्रकाशन है, किस देश का सरकारी बुक होता है? तो ये हो जाएगा आपका इटली और ईरान, ठीक है। क्या हो जाएगा? इटली और
ईरान। जबकि देखिएगा येलो बुक हो जाएगा। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है तो ये यही आपका येलो बुक ही पूछा गया, फ्रांस का। येलो बुक कहाँ का प्रकाशन है, तो यह है आपका फ्रांस का। ब्लू बुक के बारे में देखिएगा तो इसका प्रकाशन होता है आपका ब्रिटेन से। कहाँ, ब्रिटेन से। आगे देखिएगा व्हाइट बुक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पुर्तगाल, चाइना, और एक हो जाएगा आपका जर्मनी। ठीक है, जर्मनी का क्या है, तो जर्मनी से इसका प्रकाशन होता है। अब से सीधा पूछ लेगा कि व्हाइट बुक का संबंध किस देश से है, पुर्तगाल, चाइना और आपका जर्मनी। आगे देखना ऑरेंज बुक, अभी देखे थे नीदरलैंड का। और देखना व्हाइट पेपर, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, तो इंडिया का तो होगा ही, साथ में ब्रिटेन का भी। इंडिया और ब्रिटेन का क्या है, तो सरकारी दस्तावेज कौन सा होता है, तो ये होता है आपका, ये सब अलग अलग कलर का जो बुक आता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे, पहले व्यक्ति नहीं पूछ रहा है, पहले संगीतकार पूछ रहा है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें भारत रत्न के बारे में, तो देश का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, यह है आपका भारत रत्न। ठीक है, कौन सा है, यह है आपका भारत रत्न। अगर बात करें देश का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, और फिर आएगा आपका पद्मश्री, जो कि क्रमिक रूप से चलता है। यहाँ पे देखिएगा बात करें भारत रत्न के बारे में, 1954 में इसका स्थापना हुआ था, पहली बार दिया गया था। कितने लोग को दिया गया था पहली बार, 3 लोग को। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे तीनों के बारे में। जैसे पहली बार दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, राधाकृष्णन। दूसरा और किसको दिया गया था, और बताओ, पहली बार दिया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, CV रमन को। ठीक है, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कौन सा अवार्ड दिया गया था, पहली बार भारत रत्न दिया गया। यहाँ पे आना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पंडित रविशंकर पहले ही संगीतकार थे जिनको कौन सा अवार्ड मिला, तो ये मिला था आपका भारत रत्न। और कब मिला था, तो ये मिला था 1991 में। ठीक है, कब, 1991 में। वहीं देखिएगा बात करें बिस्मिल्लाह खां, इनको कब मिला था, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा आपका 2001 में। किसको मिला था, तो ये मिला था आपका बिस्मिल्लाह खां को। और देखो अगर अभी बात करें संगीत में, वो भी भारत रत्न का, तो हम लोग लता मंगेशकर को स्किप नहीं कर सकते हैं। जैसे जानते हैं नवीनतम में अभी लता मंगेशकर को मिला था, और इनको कब मिला था, इनको मिला था 2001 में। ठीक है, और अभी चर्चा में क्यों रही थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं हाल ही में इनका क्या हुआ, मृत्यु हुआ, या फिर डेथ भी कह सकते हो। 2001 में लता मंगेशकर का क्या हुआ था, डेथ हुआ, और इनको फ्रांस का भी सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ था। 2019 में लास्ट आपका भारत रत्न अवार्ड मिला है, उसके बाद अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, और आपका 2019 में 3 लोगों को मिला था। ठीक है, किसको किसको मिला था, देखिएगा 2019 में 3 लोगों को, एक मिला था भूपेन हजारिका। ठीक है, दूसरा मिला था नानाजी देशमुख, और तीसरा मिला था प्रणब मुखर्जी। हम लोग जानते हैं कि ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे थे। आगे आना, देखिएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बात करें भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। स्थापना कब हुआ था, 1936 में। किस नाम से, हेली नेशनल पार्क के नाम से 1936 में आपका राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना किया गया था, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया। और कहाँ हुआ था स्थापना, उत्तराखंड में। यहाँ पे आना, बात हो रहा है दुधवा का, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यह है आपका यूपी में। कहाँ, यूपी, उस यूपी में जहां देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी, जहां देश की पहली महिला राज्यपाल बनी सरोजिनी नायडू, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और अभी वहां के CM कौन है, योगी आदित्यनाथ, जिनका दूसरा कार्यकाल रहा। वहां की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। और आगे देखिएगा यहाँ पे बात करें राष्ट्रीय उद्यान, और एक नाम सुने होंगे आप लोग, वन्य जीव अभ्यारण्य। एक होता है आपका राष्ट्रीय उद्यान और एक होता है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देखिएगा कि दोनों में अंतर क्या है। सिंपल, आप इतना अंतर याद रखना
कि राष्ट्रीय उद्यान में कॉमन रूल चलता है, राष्ट्रीय उद्यान में आपका बहुत कड़ा रूल चलता है, और वन्य जीव अभ्यारण्य में कॉमन रूल चलता है। जैसे आप वन्य जीव अभ्यारण्य में जाकर के घूम सकते हो, राष्ट्रीय उद्यान में नहीं घूम सकते हो। वन्य जीव अभ्यारण्य का लकड़ी वगैरह फल वगैरह उठा के ला सकते हो कुछ कुछ, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में नहीं ला सकते हो। वन्य जीव अभ्यारण्य में अपने जानवर को ले जा सकते हो घुमाने के लिए, राष्ट्रीय उद्यान में नहीं ले जा सकते हो। तो बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, राष्ट्रीय उद्यान काफी कड़ा रूल को फॉलो करवाता है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में थोड़ा बहुत सॉफ्टिंग एरिया छोड़ा जाता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, जैसे देखिएगा और भी अगर बात करें, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, गुजरात का, एशियाई शेर के लिए फेमस है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह आपका सिक्किम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यह आपका असम में, एक सींग वाले गैंडे के लिए। बहुत सारा इस तरह से। आगे आइएगा, देखिएगा सबसे आघात वर्धनीय धातु है। आघात वर्धनीय किसको कहते हैं, जिसको पीट पीट करके हम क्या बना सकते हैं, पतला चादर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सोना। सोना क्या है, तो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन है, सोना। बात करें सेना के, सोना का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये होता है आपका 79। इसका वर्ड क्या है, इसका सांकेतिक वर्ड क्या है, ये हो जाएगा आपका AU। क्या, AU। AU कहाँ से आया, AU आया आपका ऑरम से। कहाँ से, ऑरम। ऑरम क्या है, तो ये है आपका लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड। ठीक है, और लैटिन वर्ड मतलब क्या होता है, सूर्य, मतलब ऑरम मतलब क्या होता है, सूर्य सा चमक। तो हम लोग जानते हैं कि सोना में बहुत चमक भी होता है। सोना का जो आपका क्वालिटी होता है किस में मापा जाता है, तो ये मापा जाता है आपका कैरेट में। किसमें, कैरेट में। लोग बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड है। 24 कैरेट गोल्ड का कभी भी ऑर्नामेंट नहीं बन सकता, कभी भी आभूषण नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि वो आपका बहुत ही लिक्विड टाइप्स फॉर्म में होता है। ये जो आपका सोना होता है इसमें तांबा मिलाया जाता है, तभी जाकर के उस पर नक्काशी और डिजाइन बन सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। सोडियम के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसको हमेशा केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। चांदी के बारे में देखें तो इसका सांकेतिक मान क्या है, तो इसका सांकेतिक मान है Ag। क्या, Ag। चलिए आगे आइएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी, बहुत चर्चा में रहा। अभी हाल ही में हम लोग जानते हैं इसरो द्वारा क्या किया गया, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 इट मीन्स इसका पहला वर्जन भी आया होगा, दूसरा वर्जन भी आया और तीसरा वर्जन भी आया। पहला वर्जन कब लॉन्च किया गया, तो ये किया गया आपका 22 अक्टूबर 2008 को। दूसरा वर्जन ये हुआ था आपका 22 जुलाई 2019 को। कब, तो 22 जुलाई 2019 को। और तीसरा अभी हाल ही में रिसेंटली किया गया। कब किया गया, तो ये आपका किया गया 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो दूसरा वाला था, ठीक है, ये आपका असफल हो गया था। इसमें दो चीज था, एक था आपका लैंडर, ठीक है, जो लैंड करवाने का काम करता, और एक था आपका रोवर। ठीक है, एक था आपका रोवर। रोवर का नाम क्या था, रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, और लैंडर का क्या का नाम था, तो लैंडर का नाम था विक्रम। ठीक है, कंफ्यूज बहुत लोग हो जाते हैं। लैंडर क्या था, वो ले जाने का काम कर रहा था, तो ले जाने का काम कौन कर रहा था, विक्रम, और उसके अंदर से क्या निकलना था, प्रज्ञान को निकलना था, जो एक रोवर था। यहाँ पे आना तो देखिएगा इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में। ठीक है, इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में, जबकि 1962 में इनकॉसपार के नाम से एक संगठन का स्थापना हुआ था। इस चीज को याद रखना। यही आगे जाकर के आधुनिक रूप में क्या बना, तो यही आगे जाके आधुनिक रूप में क्या बना, इसरो। बात करें इनकॉसपार के बारे में तो देखिएगा क्या हो जाएगा, इंडियन कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च। क्या, इंडियन कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च। 1962 में विक्रम साराभाई के देखरेख में इनकॉसपार का रचना किया गया। आगे जाके 1969 में इसको इसरो का रूप दिया गया, इसरो। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 15 अगस्त 1969। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ, मुख्यालय है बेंगलुरु में। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो विक्रम साराभाई। पहले अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई। जबकि अभी अध्यक्ष कौन है, तो अभी है सोमनाथ। कौन, एस सोमनाथ। ठीक है, आप इतना याद रखना। चलिए आगे आते हैं। देखो एक क्वेश्चन और, अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये सब जो है आपका कहाँ से लॉन्च किया जाता है, तो ये तीनों आपका जो हमारा उपग्रह है कहाँ से लॉन्च किया गया,
आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। आ गया ना, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। क्या होगा? ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब क्या होगा? तो वायुमंडलीय दाब घटेगा। हम लोग जानते हैं कि बैरोमीटर में जब अचानक से क्या होता है कि वो नीचे गिरता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर सडनली नीचे गिरता है तो क्या पता चलता है? तो पता चलता है कि अभी भयानक सा क्या आने वाला है? तूफान आने वाला है। इतना आप याद रखना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जैसे जैसे वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घटते जाएगा। आगे आइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है? एक था आलमगीर और एक था आलमगीर द्वितीय। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, हम लोग जानते हैं मुगल बादशाह का नाम आ रहा है तो हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के बाद, दिल्ली सल्तनत में भी मुस्लिम शासक था, दिल्ली सल्तनत के बाद भी मुस्लिम शासक था। मुगल दरबार या मुगल शासक या मुगल साम्राज्य में सब लोग मुस्लिम लोग ही शासक किए थे। पहला शासक कौन था मुगल का? तो बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर का जहांगीर का शाहजहां का औरंगजेब। और इसी औरंगजेब को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था आलमगीर। क्या कहा जाता था? इसी औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था, जिंदा पीर कहा जाता था। क्या? जिंदा पीर भी इसी को कहा जाता था। आगे आइएगा, देखिएगा जैसे यहाँ पे देखो, आप एक चीज देखना, अगर आधुनिक भारत पढ़े होगे तो आपका मुगल काल को भी दो भाग में बांटा जाता है। एक है आपका मुगल काल और एक है आपका उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल में जितना बकलोल शासक था, मतलब बेवकूफ शासक था, वो कहाँ आया था? वो आया था आपका उत्तर मुगल काल में। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे देखिएगा, ठीक है, ये देखो, ये हो गया आपका उत्तर मुगल काल। अब इतने सारे शासक आए थे। जो आपके नॉर्मल मुगल काल थे, जो आपके पहले वाले मुगल काल थे, उसमें जो भी शासक आया था वो क्या कर रहा था? वो देश को आगे बढ़ाने में काफी मदद किया था। बहुत कुछ का वो क्या कर सकते हैं, इन्वेंशन किया था। जैसे आपका जंतर मंतर बनवाया, लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया। लेकिन इन लोग सब बकलोल था, कुछ नहीं किया था। जैसे बहादुर शाह प्रथम, इसका रियल नाम था क्या? मुअज्जम। ठीक है, इन लोग का उपनाम पूछ लेता है। जैसे देखे, अभी पूछा हुआ था ना, और औरंगजेब का इसका रियल नाम क्या था? मुअज्जम। ठीक है, क्या नाम था? मुअज्जम। इसका रियल नाम था मुअज्जम। और इसको कहा जाता था शाह ए बेखबर। क्यों? क्योंकि पहले तो ये शासक बन नहीं पा रहा था, जैसे तैसे बुढ़ापा में शासक बना। दूसरा क्या हुआ था कि जब ये सत्ता संभाला, इसको पता ही नहीं था कि इसका शासन व्यवस्था कहाँ कहाँ तक है, इसका एरिया कहाँ तक है, इसका साम्राज्य कहाँ तक है, इसको कुछ भी नहीं पता था। इसलिए इसको क्या कहा गया? शाह ए बेखबर। जैसे आपसे पूछा कि आलमगीर किस शासक को कहा जाता था, तो ये कहा जाता था किसको? औरंगजेब को। वैसे पूछ सकता है कि शाह ए बेखबर किसको कहा जाता था, तो ये कहा जाता था बहादुर शाह को। ठीक है, वहीं देखिएगा जहांदार शाह, ये बहुत ही मूर्ख इंसान था। इसको कहा जाता था लंपट मूर्ख। ठीक है, जहांदार शाह को कहा जाता था लंपट मूर्ख। वहीं देखिएगा फर्रुखसियर को, इसको कहा जाता था घृणित कायर। फर्रुखसियर को कहा जाता था क्या? घृणित कायर। वहीं देखिएगा, आगे आइएगा, रफीद उद दर्जात, ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कब आएगा कब जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। वहीं देखिएगा रफीद दौला, ये क्या? तो ये शाहजहां द्वितीय का उपाधि लिया था। शाहजहां द्वितीय का उपाधि कौन लिया था? तो ये था आपका दौला साहब। आगे देखना मोहम्मद शाह, इसका नाम तो पूरा लग ही नहीं रहा है। मोहम्मद शाह रंगीला, इसको कहा जाता था रंगीला बादशाह। क्यों? क्योंकि बस ये अयासी में रहता था, इसलिए इसको कहा जाता था रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। बाकी और किसी का कोई खास उपनाम नहीं आया। जैसे देखो, औरंगजेब को क्या कहा गया? आलमगीर। यहाँ पे आलमगीर द्वितीय आया, शाहजहां तृतीय आया, शाह आलम द्वितीय आया। शाह आलम द्वितीय से ही क्या होने लगा था? मुगल और अंग्रेज के बीच क्या होना स्टार्ट हो गया था? डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो गया था। अकबर टू भी आया था। अकबर टू का नाम हम लोग सुने हैं, कैसे? तो राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि कौन दिया? तो ये दिया था अकबर। क्यों दिया था? राजा राम मोहन राय को पोटने का कोशिश किया कि आप जाइए और ब्रिटेन में जाकर के मेरा पेंशन जो अंग्रेज बंद कर दिया है उसको आप दोबारा चालू करवाई। ठीक है, वहीं देखिएगा बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह स्टार्ट यहाँ हुआ था ना, कौन था ये? औरंगजेब का
पुत्र था, जबकि बहादुर शाह द्वितीय ये अंतिम मुगल बादशाह थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया, लीडरशिप लिया, जबकि बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। इनकी मृत्यु भारत में नहीं हुई, कहाँ हुआ था? रंगून, जो अभी का क्या है? तो अभी का है आपका म्यांमार। आगे आइएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब, जबकि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पूछ रहा है गवर्नर जनरल। हम लोग शुरुआत से कॉन्सेप्ट देखते हैं, पहले यहाँ पे आइएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे, बन जाएगा। जैसे देखना क्या हुआ था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट। उसके पहले बंगाल का, देखो पहले तो था बंगाल का गवर्नर, पहले था बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर कौन था ये? तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, आया, खूब लूटा बंगाल को जितना लूट सकता था। उसके बाद क्या हुआ 1773 में क्या हुआ? बंगाल का गवर्नर जनरल आया। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में। बंगाल का गवर्नर जनरल, एक चीज देख रहे हो बंगाल में क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका अंग्रेज लोग पहले आके बंगाल में ही बसा, वहीं पे अपना प्रेसिडेंसी बनाया। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आया पहली बार बन के वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद 1773 में आया। उसके बाद 1833 में क्या हुआ? ये बन गया पूरे भारत का गवर्नर जनरल। पूरे भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया? ये बनाया गया 1833 के एक्ट के तहत। और पहली बार कौन बन के आया? तो पहली बार बन के आया लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ? कार्य क्षेत्र बढ़ते गया। जैसे देखो, मान लो कि यहाँ पे बंगाल है, तो पहले से बंगाल पे अधिकार था, तो बंगाल का गवर्नर था। उसके बाद क्या हुआ? मद्रास हो गया, बंबई हो गया। इन तीनों का कार्य क्षेत्र जब मिल गया, तब यही आदमी क्या कहलाया? बंगाल का गवर्नर जनरल। चूंकि दो चीज का और प्रेसिडेंसी मिल गया। तीसरा, जब और भी भारत पे अधिकार हुआ, तब क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल। फिर जब और भी भारत पे अधिकार हो गया, तो 1858 में क्या बन के आया? तो 1858 में बन के आया भारत का वायसराय। भारत का वायसराय। और ये कौन आया? तो ये आया आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन आया था? लॉर्ड कैनिंग। आप याद रखना। उसके बाद जब क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पे देखिएगा, स्वतंत्र भारत का, जब देश आजाद हो गया, तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल तो ये था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। जबकि यही चीज रहेगा, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल तो क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। यही राजगोपालाचारी जिनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन में कि इनको क्या मिला? तो भारत रत्न मिला। और इस तरह से हमारा यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 के एक्ट से वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या बनाया गया था? तो आपका बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। लॉर्ड डलहौजी इंपॉर्टेंट है। इसके समय में क्या हुआ था? तो इसके समय में हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति इस समय लागू हो गया था। क्लाइव के बारे में देखें तो 1757 का प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था आपका किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें आपका क्या हुआ था? तो अंग्रेजों का ही जीत हुआ था। आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? तो देखिएगा, हम लोग जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं, ये कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर। आगे देखिएगा, तो देखिएगा इसका भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका, हम लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर हम लोग जो अभी यूज कर रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है। लेकिन भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो ये है आपका शक संवत। कौन सा है? शक
संवत, ठीक है, शक संवत। कब ये स्टार्ट हुआ था? तो शक संवत स्टार्ट हुआ था आपका 78 ईस्वी में। कब स्टार्ट हुआ था? 78 ईस्वी में। और देखिएगा इसको भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को इसको राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा दिया गया। यहाँ पे आना तो पूछा, तो हम लोग जानते हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगन, पूस, माघ, फागुन। तो पहला महीना कौन हुआ? तो ये हुआ आपका चैत। क्या हुआ? चैत। देखिएगा पहला उसका जो आपका शक संवत के अनुसार, राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहला ईयर कौन सा होता है, पहला डे कौन सा होता है ईयर का? तो ये हो जाएगा आपका चैत माह का 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च। देखो हम लोग इससे इस तरह फैमिलियर हो गए हैं कि आपका ये चैत वैसाख भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्रेगोरियन कैलेंडर का मार्च प्रयोग कर रहे हैं। इसका पहला दिन जो होता है आपका 22 मार्च को होता है, 22 मार्च को। लेकिन जब आपका लीप ईयर चल रहा होता है, जब आपका लीप ईयर चल रहा होता है, तो आपका पहला दिन कौन सा हो जाता है? तो ये होता है आपका 21 मार्च को, ठीक है। आप इतना याद रखना। एक चीज और याद रखिएगा, जब कैलेंडर का बात ही हुआ है तो विक्रम संवत, बहुत इंपॉर्टेंट, विक्रम संवत क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिएगा हमारा संविधान जब आप पढ़िएगा तो प्रस्तावना देखिएगा, प्रस्तावना में आपका यूज किया गया है, 2 डेट यूज किया गया है प्रस्तावना में, एक आपका 1949 और आपका 2006 विक्रमी। कौन सा? 2006 विक्रमी। बात करें विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ? 57 बीसी में। कब स्टार्ट हुआ था? 57 बीसी। और अभी से कंपेयर करें, अभी तो कौन सा ईयर चल रहा है? 2023। लेकिन अगर देखो 2023 क्या है? ईस्वी, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर है। अगर हम देखें कि विक्रम संवत के अनुसार अभी कौन सा ईयर चल रहा है, तो हम जब इसमें ऐड करेंगे तो देखना कितना हो जाएगा, 2080 विक्रमी। तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है विक्रम संवत के अकॉर्डिंग? 2080 विक्रमी। वही हमको शक संवत के अनुसार निकालना होगा कि शक संवत के अनुसार अभी कौन सा ईयर चल रहा है, जो कि ईस्वी है ना। जब बीसी होता है तो जोड़ते हैं और जब एडी होता है तो घटाते हैं। क्या करेंगे? घटा देंगे, और इसमें जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका शक संवत, ठीक है। ये प्रॉपर क्लास में बताया गया है बहुत अच्छे से। विक्रम संवत के बारे में और देखिएगा, क्या देख सकते हैं? तो कभी आप लोग नाम सुने हो, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये आपका किसमें होता है? तो ये होता है आपका विक्रम संवत में, ठीक है। जो आपका कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, ये होता है आपका विक्रम संवत में। जैसे देखिएगा कोई भी मंथ स्टार्ट हुआ तो शुरुआत का 15 दिन जो अमावस्या से पूर्णिमा के बीच जाता है, वो आपका कौन सा पक्ष हो जाता है? देखिएगा शुरुआत अच्छे से समझिएगा। अब आपका जो विक्रम संवत है इसमें 2 पक्ष होता है, एक होता है आपका कृष्ण पक्ष और एक होता है आपका शुक्ल पक्ष। जो बहुत सारे लोग आम बोलचाल में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अंधेरिया और इंजोरिया, इस टाइप से बोला जाता है। तो शुरुआत का जो 15 दिन होता है वो क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष। 1 से 15 दिन शुरुआत का शुक्ल पक्ष और 15 से 30 दिन शुरुआत का, तो ये हो जाए आपका कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो आप याद रखना कि जो आपका पक्ष वाला शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, इंजोरिया और अंधेरिया जो भी होता है वो आपका विक्रम संवत के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन विथ फुल एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पूरा हुआ। ऐसे ही हमारे साथ पढ़ते रहिए, जोड़े रहिए, ठीक है, और अपना तैयारी बढ़िया से करिए। थैंक यू।